बेटे इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो हम नोट्स के द्वारा ही इस चैप्टर को पूरे को कवर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर इस तरह से पढ़ने के बाद आपको किसी और एक्स्ट्रा बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन नोट्स के अलावा आपको चैप्टर में जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपको इनके साथ साथ याद करने हैं और ये चीज़ें भी आप याद कर लें। तो पेपर में आने वाली ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को इसमें कवर कर दिया गया है। तो फर्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है वो इसकी परिभाषाएं हैं बेटा। इस चैप्टर में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो है, फर्स्ट है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में ये चैप्टर, सूक्ष्म जीव की ही परिभाषा सबसे पहले पूछी गई है कि ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म माने छोटे, जीव माने जिनमें जान है, ऐसे जीव जो इतने सूक्ष्म हैं, इतने छोटे हैं कि उनको आप अकेली आंखों से नहीं देख सकते, उनको आप किसी यंत्र की सहायता के बिना नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमेशा सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है बेटा। तो ऐसे जीव जो बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सेकंड, किण्वन या फर्मेंटेशन भी इसको बोला जाता है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो उसे कहा जाता है किण्वन या फर्मेंटेशन भी इसे कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की। प्रतिजैविक बेटा औषधियाँ हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों को उपयोग किया जाता है, मतलब इन औषधियों का स्रोत जो है वो सूक्ष्म जीव हैं और ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जो हमारी शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए या उनकी वृद्धि को रोक देने के लिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ डेफिनेशन है रोगाणु या रोगजनक। ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। फिफ्थ डेफिनेशन है संचरणीय रोग। ऐसे रोग जो संचरित होते हैं। संचरित होना मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाना। एक व्यक्ति कौन सा, जिसमें कि पहले से वो रोग है, वहाँ से ऐसे व्यक्ति में चले जाना जो स्वस्थ है। तो ऐसे रोग जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं, किसके द्वारा जाएंगे? वायु के द्वारा या जल के द्वारा या भोजन के द्वारा या संपर्क के द्वारा, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कि कोरोना, आपको याद होगा कोरोना जो बीमारी थी वो सिर्फ हमारे कायिक संपर्क से, हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैल जाता था। सिक्स्थ डेफिनेशन है बेटा परिरक्षक। परिरक्षक ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम अपने खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे हमारे भोजन जो है वो अगर काफ़ी टाइम तक बाहर रखा रहे, फ्रिज में हम उसे ना रखें या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना मिलाएं जो उसकी सुरक्षा कर सके, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनमें बदबू आने लग जाती है और वो विषैली हो जाती हैं। तो उनको उस विषैलेपन से बचाने के लिए, संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ चीज़ें हम मिला देते हैं, जैसे नमक। ये भी अचार में जो है नमक मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, चीनी डाली जाती है। ये सारे परिरक्षक का काम करते हैं जिससे कि अचार जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसी तरह से सोडियम बेंजोएट, स्क्वैश में, जैम में सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। ये दोनों भी परिरक्षक का काम करते हैं। तो इस डेफिनेशन में आप लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है ताकि भोजन को संदूषण से बचाया जा सके, उन्हें परिरक्षक कहते हैं। इसकी आप
उदाहरण ज़रूर याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट डेफिनेशन है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकृत दूध जो है वो मार्केट में बेटे मिलता है, और वो दूध को आप बिना उबाले वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जो पाश्चरीकृत दूध होता है वो ख़राब जल्दी से नहीं होता? उस प्रक्रिया को देखो। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबालने के बाद जब उसको एकदम फ्रिज में रख दिया जाता है और ठंडा कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चरीकरण। तो ये 7 डेफिनेशंस हैं बेटा, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ है नेक्स्ट देखिए आप, सूक्ष्म जीवों के प्रकार या सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को बेटे 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु अलग तरह के सूक्ष्म जीव हैं। विषाणु जो है वो जीवों में प्रवेश करके जीवित हो जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी जीव के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो वो जीवित नहीं होंगे। तो विषाणु एक अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव के वर्ग अगर पूछे जाते हैं तो आप 4 ही बताओगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब कुछ सूक्ष्म जीव जो कि रोग फैलाते हैं, उन रोगों के नाम और आपने सूक्ष्म जीव के वर्ग, दोनों चीज़ों को याद करना है। जैसे जुकाम और इन्फ्लुएंजा को फैलाने वाले जीव कौन से हैं? विषाणु। पोलियो और खसरा को फैलाने वाले कौन से जीव हैं? विषाणु। तो ये आपको याद करना है कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। 4 रोग हैं विषाणु जन्य: जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और खसरा। इसी तरह अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा ये जीवाणु जन्य रोग हैं। टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा। मनुष्य और मवेशियों में एक भयानक रोग पाया जाता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी जीवाणु जन्य रोग ही है, जीवाणु से ही उत्पन्न होता है ये। और उस जीवाणु का क्या नाम है जिससे एंथ्रेक्स की बीमारी होती है? वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका नाम आप याद करेंगे। कुछ जीवाणुओं के नाम भी हमें याद करने हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बीमारियाँ याद करनी है कि जीवाणु से होने वाली बीमारियाँ कौन सी है, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। लेकिन एंथ्रेक्स के बारे में आपकी बुक में स्पेशली दिया गया बेटे कि ये किस जीवाणु से होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। इसी तरह से दूध को दही में बदलने के लिए भी एक जीवाणु का उपयोग किया जाता है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी जीवाणु यूज़ होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने याद करनी है। विषाणु जन्य रोग याद करने हैं। प्रोटोजोआ जो है अतिसार और मलेरिया होगा उससे। जीवाणु से टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, एंथ्रेक्स ये सारी चीज़ें होंगी। दूध को दही में बदलने के लिए भी जीवाणु होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी जीवाणुओं का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखो कुछ रोगवाहक होते हैं जीव, कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं या मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं जो हैं वो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं, तो वो वाहक हैं रोग का, तो उन्हें रोगवाहक कहा जाता है। तो डेंगू का जो वायरस है, डेंगू जो है वो एक तरह की बीमारी है जो कि वायरस से होती है, विषाणु से होती है, और उसके वायरस को ले जाने वाला जीव कौन सा है? मादा एडीज मच्छर। पूछा इसी तरह से जाएगा कि आपको बताना है कि डेंगू वायरस का रोगवाहक कौन है, तो आप नाम लिखेंगे मादा एडीज। मलेरिया परजीवी का नाम भी आपने याद करना है, प्लाज्मोडियम, और इसका रोगवाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मतलब ये दोनों रोग, डेंगू और मलेरिया, दोनों ही मच्छर से होंगे, लेकिन दोनों के मच्छर अलग अलग हैं। डेंगू के लिए है मादा एडीज और मलेरिया के लिए है मादा एनाफ्लीज। अब है नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो है प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रतिजैविक एक ऐसी
चीज़ होती है जो कि जिनको हमने बताया एंटीबायोटिक्स हैं। ये ऐसी औषधि हैं जो जीवों को, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को ख़त्म कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो है वो लेते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए। अपने आप से हमें डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए कि पहले हमें कोई बीमारी हुई थी, उसके लिए जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने हमें लिख के दिया था दूसरी बार भी हम वही ले लें, नहीं। जितनी बार हमें कोई भी अगर बीमारी होती है तो हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, और जितने दिन डॉक्टर हमें सलाह देता है उतने दिन का कोर्स हमें पूरा करना चाहिए। सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही हमें प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेंगे तो आपके शरीर के कुछ अच्छे जीवाणु भी ये प्रतिजैविक मार देते हैं। हमारे शरीर में दोनों तरह के जीवाणु पाए जाते हैं बेटा, अच्छे भी और रोगजन्य भी। तो रोगजन्य मारने के लिए जो प्रतिजैविक हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा ले लेंगे तो वो प्रतिजैविक हमारे अच्छे जीवाणुओं को भी मार देते हैं। चौथी बात कि सर्दी, खांसी और जुकाम एवं फ्लू, आपको पता है कि ये विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो इनमें प्रतिजैविक काम नहीं करते। प्रतिजैविक काम करेंगे सिर्फ जीवाणुओं को मारने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो जो रोग जीवाणुजन्य हैं उनके लिए प्रतिजैविक आप यूज़ करेंगे, विषाणुजन्य रोगों के लिए हम प्रतिजैविक यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव। कि सूक्ष्म जीव हमने पढ़े कि यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, अल्कोहल बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, दूध से दही बनाने में। तो जीवाणुओं के हानियाँ क्या है? पहला है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है कि हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। और तीसरा है कि हमारे भोजन को ये विषैला कर देते हैं, उसको जहर बना देते हैं। इसे खाद्य विषाक्तता भी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को विषैला बना देना खाद्य विषाक्तता कहलाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का क्या मतलब है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली नाइट्रोजन जो है उसे जीव जंतु यूज़ करेंगे और वापस उसको वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो ये एक चक्र जो है वो बन जाता है पूरा, कि वायुमंडल की नाइट्रोजन जीवों में आ गई, जीवों से ये दोबारा से वायुमंडल में चली गई। तो ये जो चक्र पूरा बन गया है इसे नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है। इसमें देखो नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन जैव स्थिरीकरण द्वारा इस कुछ जीवाणु इसको स्थिर कर देते हैं और ये भूमि में चला जाता है, ज़मीन में चला गया, ज़मीन से ये चला वहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा? अमोनिया में, अमोनिया से नाइट्रेट में। ये सारा काम जीवाणु करेंगे भूमि के अंदर आने के बाद। और नाइट्रेट जो है वो उसे पौधे जो है वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, उनकी जड़ें इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वहाँ से पेड़ पौधे से, जो हम हमेशा पेड़ पौधे ही खाते हैं, तो पेड़ पौधों से जंतुओं में चला जाएगा। जंतुओं की मृत्यु होने के बाद वापस ये नाइट्रेट जो है वो भूमि के अंदर चले जाते हैं या ज़मीन में चले जाते हैं। फिर ज़मीन से विनाइट्रीकरण प्रोसेस के द्वारा, विनाइट्रीकरण प्रक्रम के द्वारा भूमि से नाइट्रोजन दोबारा से वायुमंडल में चली जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा चक्र जो है वो चलता रहेगा कि वायुमंडल से ज़मीन में, ज़मीन से पौधों में, पौधों से जंतुओं में, जंतुओं से फिर दोबारा वायुमंडल में चली जाती है। तो ये एक पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है। तो इस चैप्टर में बेटा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। ये चैप्टर जो है नोट्स के द्वारा मैंने आपको समझाया है। इन नोट्स की आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके अलावा आपने अपनी बुक में दिए गए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं।